अचानक तुम्हारे हाथ में $1 बिलियन का एक चमचमाता ब्लैक कार्ड आ जाता है। और यह कोई मामूली कार्ड नहीं है, यह हर दिन अपने आप 1 ट्रिलियन के बैलेंस के साथ रिफ्रेश हो जाता है। तुम्हारे पास इस बैलेंस को खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन है। क्या तुम कर पाओगे? आज तुम्हारी फियांसे लियू रुयान तुम्हारे ठीक सामने एक लग्जरी कार में सवार हो गई। सबके सामने उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें एक पुअर मैन कहा, ना कोई पैसा ना कोई बैकग्राउंड। तुमने चुपचाप उसकी कड़वी बातें सुनी। तुम्हारा दिल चाकू की तरह कट रहा था और गुस्से में तुम्हारी मुट्ठी रस्सी की तरह कस चुकी थी। ठीक उसी पल दिमाग में एक घंटी की आवाज गूंजी, डिंग, सही पर्सन का पता लगाया गया है, कंजम्पशन सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस, आपको गोल्ड कार्ड मिला है। इसका बैलेंस हर दिन अपने आप 1 ट्रिलियन हो जाएगा। हर 100 मिलियन खर्च करने पर आपको एक कंजम्पशन पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट्स को सिस्टम आइटम्स से एक्सचेंज किया जा सकता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज शांत हुई, तुम्हारे हाथ में एक चमचमाता ब्लैक कार्ड आ गया। अचानक तुम्हारे दिल को एक जबरदस्त झटका लगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी हर दिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम इसे पलक झपकते ही कर सकते हो। तुम किसी भी अमीर आदमी से कहीं आगे निकल चुके हो। ये फीलिंग पूरी तरह एक्साइटमेंट से भरी है। तुम्हारी हर नस में उत्साह दौड़ गया। तुमने अपनी नजरें ऊपर उठाई, उस घमंडी फियांस को देखा। अब तुम्हारा दिल उसके लिए पूरी तरह हार्टलेस हो चुका था। तुमने अब और न तड़पने का फैसला किया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हें भी शराफत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें छोड़ा तो तुमने उसकी बेस्ट फ्रेंड को ही पटाने का फैसला कर लिया। तुमने ब्लैक कार्ड को कसकर पकड़ा और सीधे वांग जियाओ की तरफ बढ़ गए। वह लियू रुयान की सबसे पक्की सहेली है, साथ ही वह डोंगड़ा यूनिवर्सिटी की 5 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। तुम अभी उसके पास पहुंचे भी नहीं थे कि तुमने सीधे उसके फोन पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए और साथ में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई अस्पताल में है, मैं उसके इलाज के लिए ये 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आज मेरा मूड खराब है, बस मेरे साथ चलो। लियू रुयान के सामने ही तुमने सीधे वांग जियाओ से कहा, क्या आज तुम मेरे साथ चल सकती हो? जैसे ही ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकले, वहां पल भर के लिए साइलेंस छा गया। फिर अचानक वहां शोर मच गया। ये क्या कर रहा है? कोई मुझे बताओ कि क्या यह वांग जियाओ को पटाना चाहता है? क्या यह पागल हो गया है? डोंगड़ा का बच्चा बच्चा जानता है कि वांग जियाओ कितनी घमंडी है। वह सिर्फ किसी अमीर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती है। वह तो हम जैसों को घास तक नहीं डालती, भला इस भिखारी के साथ क्यों जाएगी? भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। लियू रुयान ने यह नजारा देखा और ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसकी आंखों में साफ नफरत थी। उसे पूरा यकीन था कि अगले ही पल वांग जियाओ तुम्हें बुरी तरह बेइज्जत करेगी। लियू रुयान मन ही मन खुश हो रही थी कि उसने तुम्हें समय रहते छोड़ दिया। आसपास के लोग भी तमाशा देखने के इंतजार में थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वांग जियाओ ने अपना सेल फोन निकाला। उसके प्यारे से चेहरे पर फूलों जैसी खूबसूरत मुस्कान खिल गई। उसने हामी में सिर हिला दिया। आसपास खड़े लोग दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने गलत तो नहीं देखा ना? उसने सच में हाँ कह दिया। वांग जियाओ इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लोग इस अचानक आए मोड़ को देखकर हैरान थे। लियू रुयान का चेहरा एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। वह सदमे में थी। वांग जियाओ उसकी सबसे करीबी सहेली थी और डोंगड़ा की एक मशहूर मैनेजर भी। उसका हाँ कहना लियू रुयान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। लियू रुयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वांग जियाओ! लियू रुयान गुस्से और जलन से तमतमा उठी, लेकिन उसके इस गुस्से का कोई फायदा नहीं हुआ। वांग जियाओ बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हारे साथ चल दी। उसने लियू रुयान की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। चूके ने देखा कि लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, लियू रुयान, इन 2 कंगालों की परवाह मत करो। इनके मुंह लगना हमारी आइडेंटिटी के खिलाफ है। लियू रुयान ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जलन थी। तुम थोड़ा मुस्कुराए। तुम्हारे दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लियू रुयान का मूड थोड़ा ठीक हुआ, पर वह अभी भी तंज कसते हुए मुस्कुरा रही थी। वांग जियाओ अंधी है जो ऐसे इंसान के साथ जा रही है। उसकी किस्मत में पूरी जिंदगी एक मामूली हाउसवाइफ बनकर रहना ही लिखा है। वह वांग जियाओ को पछताते हुए देखना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। लियू रुयान ने चूके की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है चलो, मेरे हस्बैंड मुझे ज्वेलरी खरीदना है, चलो कियांदा स्क्वायर चलते हैं। चूके मुस्कुराया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे कार में ले गया। वे दोनों तुम्हारी नजरों से ओझल हो गए। दूसरी तरफ वांग जियाओ ने 1 लाख रुपए तो ले लिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसने तुम्हारी तरफ देखा और पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेशक कियांदा स्क्वायर। तुम मुस्कुराए और बोले, वह तो शॉपिंग और कंजम्पशन की जन्नत है, आज मैं खूब पैसा उड़ाने वाला हूँ। सिस्टम ने कहा था 100 मिलियन खर्च करने पर एक कंजम्पशन पॉइंट मिलेगा, जिससे अनोखी चीजें एक्सचेंज की जा सकती हैं। हालांकि तुम नहीं जानते कि वे चीजें क्या हैं, पर सिस्टम की चीजें मामूली तो नहीं हो सकती। इस चीज ने तुम्हारी उत्सुकता बढ़ा दी। सिस्टम, क्या एक्सचेंज इंटरफेस खोला जा सकता है? तुमने पूछा। हाँ, लेकिन पहली बार इसे खोलने के लिए 10 कंजम्पशन पॉइंट्स की जरूरत होगी। अरे बाप रे! तुम थोड़े हैरान हुए। इसका मतलब था कि इंटरफेस खोलने के लिए तुम्हें पहले 1 बिलियन खर्च करना होगा। यह सिस्टम तुम्हें जबरदस्ती पैसे खर्च करवा रहा था। क्या सिस्टम मुझे बता सकता है कि एक्सचेंज में क्या चीजें मिलेंगी? एक्सचेंज की चीजें सिस्टम द्वारा चुनी गई बेहद कीमती संपत्तियां और खजाने हैं, लेकिन पहले से कुछ बताया नहीं जा सकता। तुम बेबसी से हंस पड़े, लेकिन तुम्हारी उत्सुकता और बढ़ गई। ठीक है, तो पहले 100 मिलियन खर्च करते हैं। तुमने मन बना लिया। तुमने सीधे वांग जियाओ का हाथ थामा
थामा और उसे कियांदा स्क्वायर की तरफ ले गए। चलो, आज मेरा मूड खराब है, मेरे साथ पैसे खर्च करवाओ। तुम्हारा हाथ थामते ही वांग जियाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी क्योंकि आखिरकार वह तुम्हें पसंद नहीं करती थी। वह तुम्हारे साथ सिर्फ उन 1 लाख रुपयों के लिए आई थी। उसके भाई को ब्लड कैंसर था जिसके शुरुआती इलाज में उसके परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। आगे का इलाज तो आसमान छूने वाला था, इसीलिए वह किसी अमीर लड़के की तलाश में थी और तुमने शुरुआत में ही उसे 1 लाख रुपए दे दिए थे जिसने उसे हैरान कर दिया था। दोनों ने एक टैक्सी ली और कियांदा स्क्वायर पहुंचे। वहां वे एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट वांग जियांगे के सामने रुके। वांग जियाओ तुम्हें वहां देखकर चौंक गई। उसे लगा था कि तुम उसे किसी छोटे मोटे ढाबे या साधारण रेस्टोरेंट में ले जाओगे। इतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वांग जियांगे में खाना खाना कोई मजाक नहीं था। वहां एक बार के भोजन का खर्च ही हजारों में आता था। एक स्टूडेंट के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। तुम उसे सच में यहाँ ले आए थे। उस पल उसे लगा कि तुम सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रहे हो और उसके सामने दिखावा करना चाहते हो। उसे लगा कि तुमने ये पैसे अपने माता पिता की मेहनत की कमाई से लिए होंगे। ये सोचते ही वांग जियाओ के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो गई। वह मन ही मन तुमसे नफरत करने लगी। तुमने नोटिस किया कि वांग जियाओ का चेहरा उतरा हुआ था। तुम थोड़े हैरान हुए कि उसे इतने आलीशान रेस्टोरेंट में लाने के बाद भी वह खुश नहीं है। तुमने अपना सिर झटका और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। तुमने एक लग्जरी रूम की मांग की। वेटर ने तुम्हें बताया, सर, इस लग्जूरियस रूम का मिनिमम बिल 50,000 रुपए है। तुम्हें यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। अब तुम्हें पैसे खर्च करने का कोई डर नहीं था, बल्कि डर इस बात का था कि पैसे खर्च कैसे हो। 50,000 रुपए तो बहुत कम थे। तुम सीधे वेटर से बोले, क्या इससे भी कोई हायर एंड रूम है जिसका मिनिमम बिल कम से कम 1 लाख रुपए हो? वेटर ने तुम्हें हैरानी और शक भरी नजरों से देखा। 50,000 भी कम पड़ रहे थे। इसे सीधे 1 लाख वाला कमरा चाहिए था। वेटर सोचने लगा कि कहीं यह लड़का कोई फ्रॉड या धोखेबाज तो नहीं है। वहीं खड़ी वांग जियाओ का सब्र का बांध टूट गया। उसे तुम्हारी यह हरकत बेहद घमंडी लगी। उसे लगा कि तुम सिर्फ अपनी औकात से बढ़कर दिखावा कर रहे हो। उसे तुम्हारे साथ खड़े होने में भी शर्म आ रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि यहाँ से जाते ही वह तुम्हें ब्लॉक कर देगी। तुम उसकी इन भावनाओं से पूरी तरह अनजान बस उस लग्जूरियस रूम को देख रहे थे कि तभी वांग जियाओ का गुस्सा फूट पड़ा। अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में 1,50,000 रुपए हैं? वांग जियाओ की आंखों में घोर निराशा थी। अचानक उसने ताना मारते हुए कहा, मैंने सही अंदाजा लगाया था। जो 1 लाख रुपए तुमने मुझे दिए वो जरूर तुम्हारे माता पिता की खून पसीने की कमाई होगी। अपने माता पिता के पैसों पर यहाँ रईसी झाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच में बेहद घिनौने इंसान हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भड़ास निकाल दी। उसकी इस बात से तुम्हारे मन में उसके लिए थोड़ी इज्जत जागी, लेकिन तुमने कोई सफाई नहीं दी। अगर तुम समझाते भी तो वह यकीन नहीं करती। ऐसे में सफाई देने का क्या फायदा? तुम बस मुस्कुराए। तुम्हारे पास असीमित दौलत का साम्राज्य था, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे, इस कार्ड में पूरे 10 बिलियन पड़े हैं और यहाँ खर्च इतना कम हो रहा है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जल्द ही एक के बाद एक डिशेस सर्व की जाने लगी। मानना पड़ेगा वांग जियांगे के डिशेस बहुत ही लाजवाब है। स्वाद तो बेहतरीन है ही, साथ ही उनकी प्रेजेंटेशन भी आंखें थका देने वाली खूबसूरत है। तुमने एक बड़ा निवाला लिया और हर डिश का जायका तुम्हारे मुंह में घुलने लगा। उस पल तुम्हें अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन का एहसास हुआ। इसके उलट वांग जियाओ का दिल अंदर ही अंदर ठक ठक कर रहा था। उसे चिंता थी कि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। क्या बिल चुकाने के लिए उसे यहाँ अकेला छोड़ दिया जाएगा या फिर उसे बर्तन धोने के लिए किचन में खींच लिया जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो उसकी बची कुची रेप्यूटेशन भी मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार वांग जियाओ अपनी घबराहट छुपा नहीं सकी और तुम्हारी तरफ देखने लगी। उसने सोचा, हद है, मैं इसके दिए हुए 1 लाख रुपए इस मील के पेमेंट के लिए दे दूंगी, फिर भी 50,000 रुपए कम पड़ेंगे। वेटर एक तरफ खड़ी होकर तुम्हें ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ चीट करने आए हो। उसकी विजिलेंस लगातार बढ़ती जा रही थी, जबकि तुम इस बीच आधी से ज्यादा प्लेटें साफ कर चुके थे। उसने कैजुअल अंदाज में पूछा, सर, सब कैसा है? क्या यहाँ के डिशेस ठीक है? वांग जियाओ ने आसपास देखा और सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वह अपनी रोनी सूरत छुपाने की कोशिश कर रही है। जाहिर है वह अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी कि अभी कोई तमाशा होने वाला है। तुमने उसके इस डर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहा, अगर यह डिलीशियस है तो समझो आज से यही हमारा कैंटीन है। वांग जियाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। वेटर, चेक प्लीज। यह सुनकर वेटर भी फ्रीज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से चेक मांग लोगे। वह तो तुम्हारे बहानों से निपटने या तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलोगे। वेटर के चेहरे का एक्सप्रेशन पल भर में विजिलेंस से कंफ्यूजन में और फिर हल्की एम्बैरेसमेंट में बदल गया। तभी वह तुरंत रिएक्ट करते हुए प्रिंटेड बिल लेकर आई। उसके चेहरे का घमंड पल भर में गायब हो गया और उसने एक प्यारी सी स्माइल चेहरे पर सजा ली। सर, आपका टोटल बिल 1,69,000 रुपए हुआ है। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपनी जेब से चमचमाता
चमचमाता ब्लैक कार्ड निकाला और बिना वक्त गंवाए पेमेंट कर दिया। वांग जियाओ को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह ब्लैंक लुक के साथ तुम्हें टकटकी लगाकर देखती रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ पर जोर से चिमटी काटी। जब उसे तेज पेन महसूस हुआ तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह कोई ड्रीम नहीं देख रही है। उसने सच में 1,60,000 रुपए का एक आलिशान मील खाया था। जब यह ख्याल उसके दिमाग में आया तो वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वांग जियाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसने खाने के टेस्ट का तो मजा ही नहीं लिया, बल्कि वह बस बेमतलब डरती रही। 1,60,000 रुपए का भोजन, इस रकम के बारे में सोचकर ही वांग जियाओ का मन हुआ कि वह खुद को एक थप्पड़ लगा ले। इसी बीच तुम बेहद काल्म होकर मुस्कुराए और वेटर से बोले, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ, मुझे इस स्टोर के ट्रांसफर के सिलसिले में उनसे बात करनी है। तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकलते ही वेटर का एक्सप्रेशन एक बार फिर पलक झपकते ही बदल गया। उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और भागती हुई अपने बॉस के पास गई। वांग जियाओ ने जब यह सुना तो उसका संभलता हुआ दिल फिर से गहरे सदमे में डूब गया। ये क्या चल रहा है? तुम इस पूरे स्टोर को ही बाय करना चाहते हो? तुमने अभी जो कहा था कि बस एक निवाला खाने आए हैं, क्या वह सच में सिर्फ एक साधारण भोजन था? क्या तुम अब कोई बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हो? वांग जियाओ का चेहरा शॉक और कंफ्यूजन से भर गया। हे भगवान, क्या तुम सच में वांग जियांगे को अफोर्ड कर सकते हो? इस बार उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि तुम नहीं खरीद सकते। अभी अभी जब तुमने कार्ड स्वाइप किया था तो तुम्हारे चेहरे की कॉन्फिडेंस इतनी लाजवाब थी जैसे कोई आम इंसान 1-2 रुपए खर्च कर रहा हो। तुम बिना किसी परवाह के इतने पैसे उड़ा रहे थे। ये कोई मजाक नहीं है। ये 1,60,000 रुपए का बिल था। कितने ही ऑर्डिनरी पीपल पूरे साल में भी इतने पैसे नहीं कमा पाते, और तुमने पलक तक नहीं झपकाई। ये काल्मनेस और ये कॉन्फिडेंस देखकर उसे लगा कि वह तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। इस सवाल पर तुम्हारे चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं आया। तुमने बस सिर हिला दिया। तुम्हारा मेन गोल इस वक्त सिर्फ पैसा खर्च करना था। इसके अलावा यह रेस्टोरेंट खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। अगर इसे एक पर्सनल कैंटीन की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसके लिए हर साल 18 मिलियन रुपए लुटाना भी कोई घाटे का सौदा नहीं था। कुछ ही देर में रेस्टोरेंट के बॉस वांग मोकाई कमरे के अंदर आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। लिटिल ब्रदर, मैंने सुना कि आप मेरा स्टोर टेक ओवर करना चाहते हैं, क्या यह सच है? तुमने सिर हिलाया और सीधे मुद्दे की बात पूछी। बॉस, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आप अपनी चलती हुई दुकान को ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं? क्या इसकी एफिशिएंसी खराब है या कोई घाटा हो रहा है? वांग मोकाई ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, कोई गलत फहमी मत पालिए। यह स्टोर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। घाटे का तो सवाल ही नहीं उठता। हर महीने यहाँ लाखों का नेट प्रॉफिट होता है। ये सुनकर तुम्हें थोड़ी निराशा हुई। तुम तो सोच रहे थे कि काश इसमें हर महीने थोड़ा लॉस होता ताकि तुम्हारे पैसे और खर्च होते। वांग मोकाई तुम्हें देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरा कंफ्यूजन था। ये क्या बात हुई? दुकान का प्रॉफिट इतना अच्छा है, फिर भी यह लड़का निराश क्यों हो रहा है? तुमने उसकी उलझन को इग्नोर किया और आगे पूछा, जब प्रॉफिट इतना अच्छा है तो फिर इसे ट्रांसफर करने की नौबत क्यों आई? वांग मोकाई हैरान रह गया। उसने एक ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, लिटिल ब्रदर, अब जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरी वाइफ को जुए की लत लग गई थी। उसने घर की सारी सेविंग्स बर्बाद कर दी, ऊपर से भारी इंटरेस्ट पर कर्ज भी ले लिया। भाई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी आधी जिंदगी की मेहनत से खड़ा किया हुआ यह स्टोर बेचना पड़ रहा है। ये बॉस सच में एक भला इंसान था। तुम्हें थोड़ी हैरानी हुई। तुमने कहा, बॉस, मैं बाकी बातों में नहीं पड़ूंगा, मुझे बस इस स्टोर की कीमत बताइए। मुझे वैसे भी एक कैंटीन की सख्त जरूरत थी। बॉस 2 सेकंड के लिए एकदम स्टंड रह गया। फिर उसने स्थिति को समझा। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लिटिल ब्रदर, मेरा स्टोर अभी ग्रोथ पर है और फ्यूचर में इसकी इनकम और भी बेहतर होगी, इसलिए मैं इसे 30 मिलियन में बेचना चाहता हूँ। आपका क्या ख्याल है? तुम थोड़े सरप्राइज हुए। तुम्हें लगा कि प्राइस थोड़ा ज्यादा है। वांग मोकाई को लगा कि उसकी कीमत शायद बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वह तुरंत कहने ही वाला था कि प्राइस पर मोल भाव किया जा सकता है। लेकिन तभी तुमने कहा, बॉस, ये प्राइस तो बहुत कम है, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। वांग मोकाई एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे खरीदार देखे थे जो होटल खरीदने के लिए बार्गेन करते हैं और दाम घटाते हैं, लेकिन यह पहली बार था जब कोई बायर खुद सामने से प्राइस बढ़ा रहा था। उसे अपनी ही सुनने की क्षमता पर शक होने लगा। तुमने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 30 मिलियन तो बहुत कम है। मुझे लगता है कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ। चलिए ठीक है, जब सामने वाले ने खुद ही 30 मिलियन कहा है तो मैं क्या कहूँ। 30 मिलियन ही सही। कार्ड तैयार है, आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाइए। वांग मोकाई एक बार फिर गहरे शौक में डूब गया। कोई रईस इंसान 30 मिलियन रुपए ऐसे कैसे खर्च कर सकता है जैसे कोई 3 रुपए खर्च कर रहा हो। जब सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो तुमने वांग मोकाई को ही वहां का मैनेजर हायर कर लिया। उनकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए तय की गई। साथ ही तुमने मन ही मन सोचा कि इस तरह यहाँ थोड़ा बहुत लॉस भी मैनेज होता रहेगा। तुमने सभी एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा दी और उनके वेलफेयर को भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। जब तुम वहां से निकलने लगे तो तुमने वांग मोकाई को निर्देश दिया, भविष्य में हम दोनों का खास ख्याल रखा जाए। हमारे तीनों वक्त का मील सीधे डोंगड़ा यूनिवर्सिटी डिलीवर होना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम में कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर महीने का 1.8 मिलियन का लॉस भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम वांग जियांगे से बाहर निकले तो वांग जियाओ को अभी भी सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा था। उसने तुम्हारे शांत चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर गहरी हिचकिचाहट थी। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। क्या तुमने सच में अभी अभी वांग जियांगे को खरीदने के लिए 30
30 मिलियन खर्च कर दिए। तुमने सिर हिलाकर उसके सवाल को कंफर्म किया। वांग जियाओ को आखिरकार इस सच को स्वीकार करना ही पड़ा। वांग जियांगे के पास पहुंचते ही तुमने उसे एक बार फिर याद दिलाया, वैसे ये मत भूलना कि आज से तुम्हारे तीनों वक्त का मील इसी वांग जियांगे से आएगा। तुम्हें जो भी खाने का मन हो बस इन्हें ऑर्डर कर देना, चिंता मत करो, ये पूरी तरह फ्री है। यह सुनते ही वांग जियाओ की आवाज की पिच अचानक 8 गुना बढ़ गई। हालांकि उसने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें यह कहते सुना था, लेकिन उसे लगा था कि तुम बस कैजुअल अंदाज में मजाक कर रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अब जब तुमने दोबारा याद दिलाया तो जाहिर था कि तुम बेहद सीरियस थे। वांग जियांगे कोई आम जगह नहीं थी, वहां एक बार के भोजन का खर्च ही हजारों में आता था। ये एक ऐसा हाई एंड बैंक्वेट था जिसके बारे में वह आम तौर पर सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अब कोई उससे कह रहा था कि उसके तीनों वक्त के मील्स का सोल्यूशन हमेशा के लिए हो गया है। वांग जियाओ का दिल अचानक पिघल गया। यह हैप्पीनेस का एक बेहद स्ट्रॉन्ग एहसास था। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने यह बात अपनी सहेलियों को बताई तो वे सब जलन के मारे राख हो जाएंगे, खास तौर पर लियू रुयान। लियू रुयान ने तो हीरा छोड़कर पत्थर चुन लिया था, दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। वांग जियाओ सोच भी नहीं सकती थी कि जब लियू रुयान को यह सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। वांग जियाओ के अंदर एक जबरदस्त जॉय दौड़ गया। उसने तुम्हारी तरफ देखा और वादा करते हुए कहा, ब्रदर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं जानबूझकर महंगे खाने का ऑर्डर नहीं दूंगी, मैं बस कभी कभार ही यहाँ से खाना मंगवाऊंगी। वह बहुत ही धीमी आवाज में बोली और उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि उसने अनजाने में तुम्हें ब्रोदर कह दिया था। तुम मन ही मन मुस्कुराए। हालांकि उसके मुंह से ब्रदर शब्द सुनकर तुम्हें थोड़ी खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा बेबसी महसूस हुई। तुम महंगे खाने का ऑर्डर नहीं दोगी तो फिर मैं अपने पैसे कैसे खर्च करूंगा। तुमने सोचा कि अगर तुम्हें उसके डर जाने का खतरा ना होता तो तुम सच में ये पूरा रेस्टोरेंट ही सीधे उसके नाम कर देते। बिल्कुल नहीं, आज के बाद से तुम्हें रोज लॉबस्टर और एबलोनी का ही ऑर्डर देना होगा। मेन्यू में से एक भी महंगी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, तुमने बेहद डोमिनेटिंग अंदाज में कहा। इस ओवरबेरिंग टोन ने वांग जियाओ को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसके दिल को वार्मथ से भर दिया। तुम्हारी सीरियस आंखों में देखते हुए वांग जियाओ के दिमाग में अचानक एक बेहद बोल्ड आइडिया आया। ये सच में मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, वरना कोई मुझे रोज इतना महंगा खाना खाने की छूट क्यों देगा। रोज हजारों रुपए खर्च करना यानी महीने का लाख से ऊपर, अगर वह मुझे पसंद नहीं करता तो मुझ पर इतना पैसा क्यों लुटाएगा। ये सोचते ही वांग जियाओ के मासूम चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। उसने चोरी छिपे तुम्हारी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि तुम दिखने में काफी हैंडसम हो, खासकर तब जब तुम अपना कार्ड स्वाइप करते हो। तुम्हारी हर एक चाल इतनी स्मूथ और चार्मिंग लगती है। वांग जियाओ ने सोचा कि तुम्हारे साथ रहना सच में काफी अच्छा फैसला लग रहा है। अचानक वांग जियाओ के दिमाग में विचारों का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। अगर यह मुझे सच में पसंद करता है और इतना वेल्थी है तो क्या मैं अपने भाई के इलाज के लिए इससे कुछ पैसे उधार मांग सकती हूँ। लेकिन रुको, मुझे इसे जाने हुए अभी सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं। क्या इस वक्त पैसे उधार मांगना सही होगा? कहीं मैं बहुत ज्यादा लालची तो नहीं लगूंगी? लगता है मुझे थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कम से कम आज के बाद मुझे इसका बेहद क्लोज फ्रेंड बनना ही होगा। वांग जियाओ धीरे से मुस्कुराई। उसने तुम्हारी तरफ देखा और बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में पूछा, ब्रदर अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? क्यों ना हम सिनेमा चलें? मुझे पता है कि वांडा प्लाजा के अंदर एक बढ़िया थिएटर है, क्यों ना हम चलकर कोई मूवी देखें? तुम वैसे भी वांडा प्लाजा जाने का ही प्लान बना चुके थे। उसके मुंह से यह सुनते ही तुमने सीधे उसका हाथ थामा और उसे शॉपिंग मॉल की तरफ ले गए। तुमने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। इस बार वांग जियाओ ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि उसे तुम्हारी हथेली बहुत ही वार्म महसूस हुई। ब्रदर क्या हम सच में मूवी देखने जा रहे हैं? वांग जियाओ ने पूछा। मूवी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मेरा मूड बहुत खराब, मैं बस जमकर शॉपिंग करना चाहता हूँ। तुमने बहुत ही बेपरवाह लहजे में जवाब दिया। वांग जियाओ एकदम दंग रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह शौक से घिर गया। और खर्च? क्या तुमने अभी अभी 30 मिलियन खर्च नहीं किए? 30 मिलियन का आंकड़ा सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर एक बेबस और तंज भरी मुस्कान आ गई। इतनी मामूली रकम से क्या होने वाला है? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही 1 बिलियन उड़ा देता ताकि एक्सचेंज शॉप का अर्ली स्टेज सिस्टम अनलॉक हो जाए और मुझे हर दिन पूरे 10 बिलियन मिलने लगे। तुम इस वक्त सिस्टम की इस असीमित दरियादिली के अंडर हो चुके थे। इस तरह की अथाह दौलत और लापरवाह एटीट्यूड यकीनन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर आने वाला था। तुम्हारे दिल में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। तुम्हारे लिए 30 मिलियन की कोई औकात नहीं, ये तो बस जेब खर्च जैसा था, जैसे राह चलते कोई पत्ता गिर गया हो। वांग जियाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें गहरे सदमे से भर गईं। 30 मिलियन सिर्फ जेब खर्च है? उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि कोई इंसान किस स्टेटस का होगा जो 30 मिलियन को इतनी आसानी से मामूली समझ ले। वांग जियाओ ने सोचा, क्या यह सच में हुआक्सिया के टॉप अल्ट्रा वेल्थी मेगा कॉर्पोरेशन के घर का कोई यंग मास्टर है और इसका पहले गरीब होने का नाटक करना सिर्फ आम जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का एक
एक तरीका था। वांग जियाओ को तुरंत अपने इस शक पर पूरा यकीन हो गया। उसने खुद आगे बढ़कर तुम्हारे बड़े से हाथ को और मजबूती से थाम लिया, तुम्हारी तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी, जैसे बिना एक भी शब्द कहे सब कुछ खुद ब खुद समझ आ गया हो। ठीक उसी पल एक सेल्स असिस्टेंट मुस्कुराती हुई तुम्हारे पास आई और उसने बड़े ही रिस्पेक्ट से पूछा, सर मैंने अभी आपको कहते सुना कि आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। हमारे कुयू पैवेलियन में आज ही फाइन जेट का एक नया बैच आया है, क्या आप उसे देखना पसंद करेंगे? तुमने हामी में सिर हिलाया और सेल्स असिस्टेंट के पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर बने ज्वेलरी सेक्शन की तरफ चलती। लेकिन वहां पहुंचते ही तुम्हारी किस्मत देखो, तुम्हारा सामना सीधे लियू रोयान और चूके से हो गया। लियू रोयान इस वक्त 1,50,000 रुपए का एक जेडी नेकलेस पसंद कर रही थी और चूके के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसे खरीद दे। दूसरी तरफ चूके का मन इसे खरीदने का बिल्कुल भी नहीं था। भले ही वह 1 मिलियन की लग्जरी कार चलाता हो, लेकिन वह गाड़ी असल में उसके पिता की थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी की पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए होता है। उसका पर्सनल पॉकेट मनी तो महीने का सिर्फ 50,000 रुपए था। अब जब लियू रोयान 1,50,000 रुपए का नेकलेस मांग रही थी, तो भला वह इतनी बड़ी रकम कैश में कहां से लाता? इसके अलावा उसकी लियू रोयान में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं है। वह तो बस उसके साथ कुछ दिन का टाइम पास करना चाहता था। उसका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का इरादा नहीं था। चूके ने मन में सोचा, अगर आगे चलकर हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैं इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं झेलना चाहता। इसलिए चूके ने एक बेहद प्यार करने वाले पार्टनर का नाटक करते हुए बोला, लियू रोयान, मैं ये नेकलेस तुम्हारे लिए खरीद तो सकता हूँ, लेकिन मैं सच में नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में ये मटेरियल वेल्थ जैसी चीजें बीच में आए। भले ही ये नेकलेस बहुत महंगा नहीं है, लेकिन इससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए हो। यह सुनकर लियू रोयान की आंखों में भारी मायूसी छा गई। वह काफी देर तक हिचकिचाती रही और आखिरकार उसने भारी मन से उस नेकलेस को वापस केस में रख दिया। हालांकि वह चूके के पास पैसों के चक्कर में ही आई थी, लेकिन जब उसने बात को इस तरह मोड़ दिया तो वह ज्यादा जिद नहीं कर सकी। वह बस मन ही मन उस नेकलेस को निहार कर रह गई और सोचने लगी कि बाद में इसे खुद ही खरीद लेगी। जैसे ही लियू रोयान जाने के लिए मुड़ी, उसने तुम्हें और वांग जियाओ को हाथ में हाथ डाले कुयू पैवेलियन के अंदर आते देखा। इस नजारे को देखते ही लियू रोयान का चेहरा गुस्से से बदसूरत हो गया। उसके दिल में धोखे और भयंकर जलन की आग भड़क उठी, जैसे उसकी कोई अपनी कीमती चीज किसी ने झपट ली हो। पहले से ही चिड़ी हुई लियू रोयान ने बिना देर किए अपना सारा गुस्सा तुम दोनों पर निकालना शुरू कर दिया। एक बेहद घमंडी मुस्कान के साथ लियू रोयान ने अपने हाथ समेटे, तुम्हारी तरफ घूरा और तंज कसते हुए बोली, आजकल के लोगों में सच में सेल्फ अवेयरनेस नाम की चीज नहीं बची है। इतने कंगाल होने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुयू पैवेलियन के अंदर कदम रखने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह एक टॉप टियर लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है? आम लोग यहाँ की एक सुई तक अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने फिर मजाक उड़ाते हुए आगे कहा, खैर मुझे लगता है तुम लोग यहाँ सिर्फ अंदर घूमने और दुनिया देखने आए हो, लेकिन मैं पहले ही वार्न कर दूं, यहाँ की चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। जरा संभल कर चलना और देखना, अगर कोई चीज टूट गई तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बेचकर भी उसका हर्जाना नहीं चुका पाओगे। तुमने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुम्हारे दिल में लियू रोयान का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज हो चुका था और तुम उससे बहस करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। एक हाथी भला चींटी की छोटी मोटी हरकतों पर क्यों ध्यान देगा? तुम्हारे बगल में खड़ी वांग जियाओ पूरी तरह काम रही। उसे तुम्हारी असली दौलत और पावर का अच्छी तरह अंदाजा था, इसलिए लियू रोयान का तुम्हें दुनिया देखने का ताना मारना उसे अंदर ही अंदर बेहद फनी और बकवास लग रहा था। इसी बीच तुम्हें गाइड कर रही सेल्स असिस्टेंट के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह रास्ते में खड़ी इस बड़बोली औरत से बेहद डिस्गस्ट महसूस कर रही थी। यह देखकर कि तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया, लियू रोयान और ज्यादा उड़ने लगी। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। कुछ वेन्यूज तुम जैसे लोगों के कदम रखने के लिए नहीं बने होते। चूके भी पास ही खड़ा था, वह तुम्हारी तरफ पूरी नफरत से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। तभी सेल्स असिस्टेंट ने तुरंत पलटवार करते हुए तीखे लहजे में कहा, मिस कृपया हमारे कुयू पैवेलियन के सम्मानित वीआईपी क्लाइंट को डिस्टर्ब न करें। अगर आपने हमारे गेस्ट्स को ऐसे ही परेशान करना जारी रखा तो मैं बिना देर किए सिक्योरिटी बुलाकर आपको तुरंत बाहर फेंकवा दूंगी। स्टाफ द्वारा इस तरह बाहर निकालने की धमकी सुनते ही लियू रोयान का घमंडी चेहरा पल भर में फ्रीज हो गया। उसे अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसकी इस बकवास से पूरी तरह अनफ्रेज तुम बेहद शांत कदमों से उसके बगल से गुजर गए। तुम्हारी इस कोल्ड इंडिफरेंस ने लियू रोयान के चेहरे का रंग और काला कर दिया। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा आग बबूला किया वो था तुम्हारा अगला कदम। तुमने बड़े ही कैजुअल अंदाज में वही 1,50,000 रुपए का जेडी नेकलेस उठाया जिसे वह अब भी निहार रही थी। उसे वांग जियाओ के गले के पास लगाकर चेक किया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, ये नेकलेस बुरा नहीं है, मैं इसे ले रहा हूँ, कार्ड स्वाइप करो। सेल्स असिस्टेंट की आंखों में एक जबरदस्त चमक आ गई। उसने तुरंत तुम्हारा दिया हुआ ब्लैक कार्ड हाथ में लिया। मशीन से एक बीप की आवाज आई और पूरे स्टोर में 1,50,000 रुपए का सक्सेसफुल पेमेंट होने का लाउड ऑडियो नोटिफिकेशन गूंज उठा। पल भर के लिए वहां मौजूद हर एक इंसान सन्न रह गया। लियू रोयान का चेहरा पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था और वह फटी आंखों से तुम्हें एब्सोल्यूट डिसबिलीफ के साथ देख रही थी।
उसे अपनी आंखों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जिस नेकलेस के सपने देख रही थी उसे तुमने बिना प्राइस पूछे, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे 1,50,000 रुपए में खरीद लिया। वह इस बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रही कि कोई इंसान इतनी बेपरवाही और आसानी से पैसे कैसे उड़ा सकता है। वांग जियाओ इस पल इतनी एक्साइटेड थी कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी आंखें हल्की नम थीं और उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने महंगे गिफ्ट की उम्मीद नहीं की थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब कोई ड्रीम है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चूंकि पास ही खड़ा था, वो तुम दोनों को ही देख रहा था। फिर जैसे ही उसने लियू रुयान के चेहरे पर शौक देखा, उसके अंदर गुस्से का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपने दिमाग में गाली देते हुए सोचा, लालत है, मैं इस साले को खुद से आगे नहीं निकलने दे सकता, बिल्कुल नहीं। कुछ पल सोचने के बाद चूके ने अपनी जेब से एक क्रेडिट कार्ड बाहर निकाला। उसने अपना सिर झुकाया और मन ही मन कैलकुलेशन करने लगा। इस कार्ड से 1,00,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट हो सकता है और इस महीने का मेरा 50,000 का अलाउंस मिलाकर पूरे 1,50,000 हो जाएंगे। ये उस नेकलेस को खरीदने के लिए काफी है। भले ही उसे अगले कुछ महीनों तक सिर्फ सूखे बंस और अचार पर गुजारा करना पड़े, लेकिन यह नेकलेस इस वक्त उसकी इज्जत का सवाल बन चुका था। वह भला तुम्हें खुद से ज्यादा शो ऑफ कैसे करने देता। इसलिए चूके काउंटर की तरफ पलटा। उसके चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी और खुद को शांत दिखाते हुए वह अकड़कर बोला, मुझे भी वही नेकलेस चाहिए। उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और जानबूझकर उसे तुम्हारे सामने हवा में लहराते हुए एरोगेंटली बोला, सिर्फ 1,50,000 की ही तो बात है। मेरे जैसे रिच सेकंड जनरेशन के लिए यह रकम समंदर में एक बूंद जैसी है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ 1,50,000 खर्च करके खुद को बहुत बड़ा बिग शॉट समझने लगते हैं। हालांकि चूके ने सीधे तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन वहां मौजूद हर एक इंसान जानता था कि ये शब्द यकीनन तुम्हें और वांग जियाओ को नीचा दिखाने के लिए कहे गए हैं। ये देखकर लियू रुयान को मन ही मन बड़ी सहूलियत महसूस हुई। उसने तुरंत चूके का हाथ थाम लिया और उसे बड़े प्यार से हबी कहकर पुकारा। भले ही उसके घमंड को ठेस पहुंची थी, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान खींची और तुम्हारी तरफ घमंडी नजरों से देखा। हालांकि लियू रुयान की यह मुस्कान बहुत जल्द उसके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई जब उसने देखा कि तुम्हारी नजरें अभी भी काउंटर के ठीक बीचों बीच रखे एक शानदार एमरल्ड जेड ब्रेसलेट पर टिकी हुई थी। उसका सारा प्राइड एक ही सेकंड में हवा हो गया। तुम्हारा उसके प्रति यह बेपरवाह एटीट्यूड उसके मूड को पाताल में ले जा रहा था। सर, आपकी चॉइस वाकई बहुत प्रीमियम है। सेल्स असिस्टेंट ने जैसे ही तुम्हारी नजरों को उस आइस स्पीसीज एमरल्ड ब्रेसलेट पर टिके देखा, वह तुरंत उसकी खासियत बताने के लिए आगे बढ़ी। ये हमारे पूरे स्टोर का सबसे कीमती खजाना है जिसकी कीमत 1.5 मिलियन रुपए है। इसकी क्वालिटी एकदम प्रीमियम और क्रिस्टल क्लियर है। आप इस पूरे ब्रेसलेट को देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्लॉलेस है और इसका टेक्सचर भी बेहद लाजवाब है। इसके अलावा इसका साइज आपकी गर्लफ्रेंड के हाथों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुमने उस ब्रेसलेट को हाथ में उठाकर महसूस किया, थोड़ा सिर हिलाया और बेहद शांत आवाज में बोले, ना ना, बुरा नहीं है। फिर तुमने अपनी जेब से वही ब्लैक कार्ड निकाला और बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, स्विप करो। तुम्हारे मुंह से निकले इन दो शब्दों ने पूरी ज्वेलरी शॉप के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। हर एक शख्स हक्का बक्का रह गया। सेल्स असिस्टेंट के दिमाग में जो भी लंबी चौड़ी स्पेसिफिकेशंस बताने की प्लानिंग थी, वह धरी की धरी रह गई। वह बस फटी आंखों से इस नजारे को देखती रह गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वीआईपी कस्टमर न सिर्फ बिना किसी हिचकिचाहट के बल्कि बिना प्राइस टैग देखे ही सीधे 1.5 मिलियन के इस अल्टीमेट जेडी ब्रेसलेट को खरीदने के लिए कार्ड आगे बढ़ा देगा। एक बार फिर बीप की आवाज आई और सक्सेसफुल पेमेंट का नोटिफिकेशन गूंज उठा। सेल्स असिस्टेंट इतनी एक्साइटेड हो गई कि वह खुशी के मारे लगभग उछल ही पड़ी, जबकि आसपास खड़ी दूसरी असिस्टेंट्स उसे बेहद एनवियस नजरों से देखने लगी। सिर्फ इन दो ट्रांजैक्शंस की बदौलत वह आसानी से 50,000 से 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उनके बाकी कस्टमर्स 1,00,000 रुपए खर्च करने में भी 10 बार हिचकिचाते और हकलाने लगते थे। चूंकि पूरी तरह डंबफाउंडेड खड़ा था, उसका क्रेडिट कार्ड जो वह काउंटर पर देने ही वाला था, हवा में ही फ्रीज हो गया और उसके चेहरे का सारा घमंड गायब हो चुका था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि वह और उसके सामने खड़ा यह इंसान दो बिल्कुल अलग वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। लियू रुयान पूरी तरह होश खो चुकी थी। उसकी आंखें एकदम ब्लैंक थीं और वह बेबसी से तुम्हें इतनी आसानी से कार्ड स्वाइप करके दो बेहद एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदते हुए देख रही थी। उसका पूरा दिल गहरे रिग्रेट से भर गया। उसका दिमाग रिग्रेट और दर्द से फटने लगा था, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसके एक बेवकूफी भरे फैसले ने सब कुछ इरिवर्सिबल बना दिया था। जब उसने तुम्हें मुस्कुराते हुए वह ब्रेसलेट वांग जियाओ की कलाई में पहनाते देखा तो उसके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि उसका दम घुटने लगा। वह बहुत ही बुरी तरह पछता रही थी। वांग जियाओ शौक के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी और उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लाखों का यह ब्रेसलेट उसके हाथों में इस तरह पहनाया जा रहा है और यह उसका गिफ्ट बन चुका है। उसे लग रहा था कि यह कोई अधूरा ड्रीम है जो अब हकीकत बन चुका था। तुम थोड़े अनाड़ी अंदाज में वह ब्रेसलेट उसकी कलाई में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अंदर नहीं जा रहा था। वांग जियाओ अपनी घबराहट भूलकर
मुस्कुरा दी। इसे इस तरह नहीं पहना जाता। तुमने अजीब से अंदाज में अपना सिर खुजलाया। ओह, तो इसे ऐसे नहीं पहनते? मुझे लगा शायद ये ब्रेसलेट छोटा है। सर लाइए मैं इनकी मदद कर देती हूँ, सेल्स असिस्टेंट ने धीरे से याद दिलाया। इस तरह का ब्रेसलेट पहनते वक्त कलाई पर थोड़ा हैंड क्रीम लगा लेना सबसे अच्छा रहता है। तभी एक दूसरी सेल्स असिस्टेंट ने चूके की तरफ देखा जो अभी भी उसी जगह भूत बना खड़ा था। उसने बहुत ही धीमी और थोड़ी डिसमिसिव आवाज में कहा, सर जो नेकलेस आपको चाहिए था वह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। हालांकि हमारे पास वैसा ही एक दूसरा बेहद एक्सक्विजिट नेकलेस है जो उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसकी कीमत 1,60,000 रुपए है। आपका क्या ख्याल है? 1,60,000 रुपए। ये पहले वाले नेकलेस से पूरे 10,000 रुपए ज्यादा महंगा था। चूके के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसका हाथ जो क्रेडिट कार्ड पकड़े हुए था वहीं रुक गया। उसने अपने दिमाग में कैलकुलेट किया कि यह एक्स्ट्रा 10,000 रुपए उसकी बची कुची आखिरी सेविंग थी और इस मामूली से अंतर ने उसे पूरी दुकान के सामने भयंकर रूप से एम्बैरस कर दिया था। चूके के चेहरे के इस एक्सप्रेशन को देखकर लियू रुयान को उससे पूरी तरह डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। उसने अपने चेहरे पर एक छोटी सी नकली स्माइल लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद चूके अपनी इज्जत बचाने के लिए ही सही उसे यह खरीद कर दे दे। लेकिन इस बार चूके के रिएक्शन ने उसकी बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। उसकी आंखों की वह चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी कड़वाहट और गुस्से ने ले ली। लियू रुयान ने एक ठंडी सांस ली, अपना मुंह मोड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक उसी पल तुमने बेहद काल्म होकर कहा, इस लेडी के नाम पर एक वीआईपी मेंबरशिप कार्ड इश्यू करो और उसमें पूरे 10 मिलियन का बैलेंस लोड कर दो। वांग जियाओ की आंखें पूरी तरह लाल थीं। हालांकि वह एक बच्चे की तरह रो रही थी, लेकिन तुम उसके दिल की एक्साइटमेंट को साफ महसूस कर सकते थे। तुमने उसे बहुत ही शांत नजरों से देखा, लेकिन तुम्हारा दिल असल में बेहद बेबस था, क्योंकि इस सब के बाद भी तुमने कुल मिलाकर सिर्फ 40 मिलियन के आसपास ही खर्च किया था और तुम अभी तक 100 मिलियन के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे। अगर यह स्थिति किसी भी आम इंसान के साथ होती तो वह शायद खुशी के मारे पागल हो जाता, लेकिन तुम बस बेबसी से अपना सिर हिलाकर रह गए। आखिरकार वांग जियाओ को ये महंगे गिफ्ट्स देना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह तुम्हारी पहली डेट की पार्टनर थी। अगर तुम उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं देते तो क्या यह बहुत इनपोलाइट नहीं होता? तभी जब तुमने वह मेंबरशिप कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो वांग जियाओ ने उसे तुरंत हाथ नहीं लगाया। वांग जियाओ ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उस कार्ड की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, मुझे यह मेंबरशिप कार्ड नहीं चाहिए और न ही यह जेडी ब्रेसलेट और नेकलेस। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात मान लो। मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे 1 मिलियन रुपए उधार दे दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे पाई पाई करके जरूर चुका दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती थी, लेकिन साथ ही एक गहरी गुहार भी छिपी थी। तुम पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी हैरानी हुई। तुम्हारी नजरों में वांग जियाओ अब तक वही एक आम गोल्ड टाइगर लड़की थी, लेकिन इस वक्त उसका यह बर्ताव तुम्हारी पुरानी सोच के बिल्कुल उलट था। अगर कोई भी आम लड़की होती तो वह इन कीमती गिफ्ट्स को बेचकर आसानी से करोड़ों रुपए कमा सकती थी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ 1 मिलियन रुपए उधार मांगे। तुम थोड़े उलझन में थे कि आखिर माजरा क्या है। तुमने कुछ पल के लिए खामोश होकर उसकी तरफ देखा और आखिरकार तुम मुस्कुरा दिए, लेकिन तुम्हारे मन में उत्सुकता थोड़ी और बढ़ गई थी। तुमने उसे जवाब देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसके बजाय तुमने सेल्स पर्सन के हाथ से वह मेंबरशिप कार्ड लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसे कुयू पैवेलियन से बाहर ले आए। एक शांत जगह ढूंढने के बाद आखिरकार तुम खुद को रोक नहीं पाए और बोले, जियाओ, जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं उनकी कीमत 1 मिलियन से कहीं ज्यादा है। उन्हें बाजार में बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना? तुमने अपनी उत्सुकता दबाते हुए पूछा। वांग जियाओ ने सिर हिलाया। उसकी नजरें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। उसने बेहद सॉफ्ट आवाज में कहा, मैं इन चीजों को इसलिए नहीं बेचना चाहती क्योंकि ये तुमने मुझे दी है। इन्हें पाकर मैं सच में बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ। अगर मुझे इन्हें बेचने की नौबत ही आ जाए तो मैं चाहूंगी कि ये चीजें मुझे कभी मिली ही ना होती। उसने अपनी आंखें उठाई और तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकोच और सिंसेरिटी साफ झलक रही थी। अगर मैंने इन्हें सच में बेच दिया तो तुम मुझसे बहुत गुस्सा और डिसअपॉइंटेड हो जाओगे, है ना? तुम्हारे दिल में एक हलचल सी हुई। तुम्हें थोड़ा अचरज हुआ। ये लड़की तुम्हारी पुरानी धारणा से बिल्कुल अलग निकली। तुम खुद को रोक नहीं पाए और सोचने लगे कि क्यों ना इसे थोड़ा सा और परखा जाए ताकि यह देखा जा सके कि वह पैसे और परिवार के प्यार में से किसे चुनती है। इसलिए तुमने अपनी भौहें चढ़ाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 मिलियन रुपए उधार दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारे गिफ्ट्स वापस ले लूंगा और आगे कभी तुम्हें कोई तोहफा नहीं दूंगा। जैसे ही तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले, वांग जियाओ ने बिना एक पल की देरी किए हामी में सिर हिला दिया। तुम एकदम दंग रह गए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी डिसाइसिव होगी। उसके चेहरे पर उस अटूट विश्वास को देखकर तुमने एक बार फिर पूछा, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? वांग जियाओ के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर झटका और पूरी ईमानदारी से बोली, दुख तो मुझे भी हो रहा है। ये पूरे 10 मिलियन से ज्यादा के गिफ्ट्स हैं। कोई भी लड़की इन्हें खोना नहीं चाहेगी और मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई की हेल्थ इन सब से कहीं ज्यादा कीमती है। वह पल भर के लिए रुकी। उसकी आंखों में बेबसी की एक लकीर तैर गई। मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मुझ पर हंसोगे। कॉलेज में जो मैं हमेशा किसी रिच सेकंड
जनरेशन के लड़के को ढूंढने की बात करती थी, उसका एकमात्र मकसद यही था कि कोई मेरे भाई के इलाज में मदद कर सके। हालांकि मैं मानती हूँ कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन मेरे परिवार की हेल्थ मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये बातें सुनकर तुम्हारी नजरों में उसके लिए इज्जत अचानक बहुत बढ़ गई। भले ही इस लड़की में कुछ छोटी मोटी कमियां थीं, लेकिन कम से कम उसे यह अच्छी तरह पता था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। इसके मुकाबले लियू रुयान का वह सेल्फिशनेस और घमंड तो धूल के बराबर भी नहीं था। तुम मुस्कुराए और बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए दरिया दिली से बोले, मुझे 1 मिलियन की कोई परवाह नहीं है। यह सुनते ही वांग जियाओ की आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई, लेकिन तुमने तुरंत अपना पासा पलटा। मैं तुम्हें 1 मिलियन नहीं बल्कि पूरे 2 मिलियन रुपए दूंगा, ताकि तुम्हारा भाई एक लग्जरी वार्ड में रह सके, और उसके इलाज का आगे का सारा मेडिकल एक्सपेंसेस भी मैं खुद ही उठाऊंगा। वांग जियाओ एकदम सन्न रह गई और फिर अगले ही पल उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकने लगी और उनमें खुशी के आंसू तैर आए। तुमने वह मेंबरशिप कार्ड वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये कार्ड मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, इसलिए यह तुम्हारा ही है, तुम इसे मना नहीं कर सकती। तुम्हारा लहजा बेहद डोमिनेटिंग था, जिसमें ना सुनने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वांग जियाओ को इस पर जरा भी बुरा नहीं लगा। इसके बजाय वह भावुक होकर रोने ही वाली थी। असल में वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हारे दिमाग में पैसे खर्च करने का एक बिल्कुल नया आइडिया आया था। तुमने और वांग जियाओ ने पूरा दिन साथ बिताया। कुछ और शॉपिंग करने के बाद तुम दोनों अंधेरा होने तक मॉल में ही घूमते रहे, साथ में एक मूवी देखी, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया और फिर अपने अपने हॉस्टल के रूम की तरफ निकल गए। जैसे ही वांग जियाओ अपने हॉस्टल वापस पहुंची, आसपास की लड़कियों की नजरें अचानक बहुत अजीब हो गई। पूरे कॉलेज में यह खबर फैल चुकी थी कि वह डोंगड़ा यूनिवर्सिटी के सबसे चर्चित चेहरे यानी तुम्हारे साथ डेट पर गई थी। हॉस्टल की कुछ लड़कियां आपस में दबी जुबान में बात कर रही थीं और उनके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान थी। एक गोल्ड टाइगर और एक सिम, दोनों की जोड़ी कितनी कमाल की है। उनकी बातें पूरी तरह मजाक से भरी हुई थीं, जैसे वे वांग जियाओ के अंधेपन पर हंस रही थी कि वह तुम जैसे गरीब लड़के के चक्कर में पड़ गई। वह जैसे ही हॉस्टल की बिल्डिंग के पास पहुंची, नीचे खड़ी कुछ छात्राओं ने उसकी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाने लगी, देखो वह रही वांग जियाओ, अभी अभी लौट रही है, सुना है पूरे दिन उस सिम्प के साथ डेट पर थी। हे भगवान, पूरा दिन। वांग जियाओ की चॉइस भी कितनी अजीब है। अगर मुझे उस गरीब लड़के के साथ 1 घंटा भी बिताना पड़े तो मैं बर्दाश्त न कर पाऊं। वांग जियाओ सच में कमाल है, किसी को भी नहीं छोड़ती। वह तो हम सबके लिए एक मिसाल है। उनकी ये मजाकिया और कड़वी आवाजें हवा में गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे वांग जियाओ उनके करीब आई, उनकी वह हंसी पल भर में सन्नाटे और हैरानी में बदल गई। उन्होंने अचानक देखा कि वांग जियाओ के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे और उन बैग्स पर साफ साफ हर्मेस लिखा हुआ था। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उनकी आंखों का शौक छुपाए नहीं छुप रहा था। वांग जियाओ जब और पास आई तो उसके हाथों में थमी चीजों को करीब से देखकर सबके होश उड़ गए। एलवी, हर्मेस, शनेल, डियोर, एस्टे लॉडर, लगभग सारे ब्रांड्स के महंगे कपड़े, बैग्स, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के कम से कम दर्जनों सेट्स उसके पास थे। कई लड़कियां तो अपनी ही जगह पर भूत बनकर खड़ी रह गईं। उनका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। जब तक वांग जियाओ हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर नहीं चली गई, तब तक वे सब सदमे में ही रही। काफी देर बाद एक लड़की ने लंबी सांस छोड़ी और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैंने अभी अभी वांग जियाओ की कलाई पर एक जेडी ब्रेसलेट देखा। वह बिल्कुल कुयू पेविलियन के उस सबसे कीमती खजाने जैसा लग रहा था जिसकी कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है। क्या? बाकी लड़कियों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। उनके चेहरे पूरी तरह शौक से भर गए। उन सबके दिमाग में एक ही वक्त पर एक ही सवाल खड़ा हुआ, क्या वांग जियाओ तुम्हारे साथ डेट पर नहीं गई थी? तो फिर वह इतने सारे डिजाइनर बैग्स और कॉस्मेटिक्स लेकर कैसे लौटी? और उसकी कलाई पर करोड़ों का ब्रेसलेट कहां से आया? क्या यह सब तुम्हारी तरफ से दिया गया कोई गिफ्ट था? उनका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था और आखिरकार उन सब ने अपना सिर झटका, क्योंकि उन्हें इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि यह सब तुम्हारी तरफ से हो सकता है। आखिरकार अगर तुम्हारे पास इतनी फाइनेंशियल पावर होती तो तुम्हें कोई कब का सिम्प कहना छोड़ चुका होता। उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद वांग जियाओ किसी और मर्द के साथ डेट पर गई थी, जो यकीनन कोई बहुत बड़ा और टॉप टियर रिच सेकंड जनरेशन का लड़का होगा। वांग जियाओ जब अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उसका हर एक कदम बेहद शांत और प्राइड से भरा हुआ था। आसपास की लड़कियों की नजरें जलन से पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। कमरे में कदम रखते ही वांग जियाओ को उसकी रूममेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि उसने इतना अमीर लड़का कहां से फंसाया। वांग जियाओ बस मुस्कुराई और एक शब्द भी नहीं बोली।